गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग सेक्शन 10 स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। आपको पता है अभी तक हमने सेक्शन 7, 8, 9 कर लिया है, तो अब हम लोग सेक्शन 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लोगे। सेक्शन 10 किस चीज के रिगार्डिंग है? कंपोजिशन। सेक्शन 10 किस चीज के रिगार्डिंग है? कंपोजिशन स्कीम। तो हम लोग प्यार से इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कितने सबसेक्शन में डिवाइड है। तो अगर बात करें तो ये 5 सबसेक्शन के अंदर डिवाइड है। तो सेक्शन 10 के कितने सबसेक्शन? तो टोटल 5 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कहीं पे कम सेक्शन 10 लिखा है। ये देखो एक इंडेक्स है हमारे पास पूरा, तो इसके अंदर सेक्शन 10 हम लोग पढ़ने वाले। जो कंपोजिशन स्कीम है इसके अंदर सेक्शन 10 हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हमें सेक्शन 2 क्लॉज 6 भी पढ़ना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड। उसके बाद हमें टर्नओवर इन स्टेट भी पढ़ना होगा। ठीक है, तीनों की क्या रेलेवेंस है। बाकी कुछ डेफिनेशंस और आएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपोजिशन एक जीरो लेवल पे समझते हैं कि कंपोजिशन लेवी का मतलब क्या है। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या है। सुनते चले जाना बहुत ध्यान से। मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जैसे आप लोग सीए करने के लिए सीए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सीएस करने के लिए सीएस में, और सीएमए करने के लिए सीएमए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी क्या, कौन से लोग होते हैं? मैन्युफैक्चरर। कितने लोग होते हैं जो लोग काम बिजनेस कर रहे होते हैं? मैन्युफैक्चरर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और ट्रेडर हो गया। ठीक है, हम लोग 3 सेगमेंट ले रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा? आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? जीएसटी चार्ज करने से क्या होगा अतुल? सरकार के पास उसका टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ज्योति, क्या होगा? सरकार के पास उसका टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे इनकम टैक्स में होता है, अगर एक पर्सन क्या कर रहा है? इनकम अर्न कर रहा है। अगर एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है और एक वो लिमिट से ऊपर जा रहा है तो उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। उसी तरीके से अगर आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे तो उससे क्या होगा? आप अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करोगे, और जो आप जीएसटी चार्ज करोगे वो किसको पे करोगे? सरकार को पे करोगे, गवर्नमेंट को पे होगा। इतना समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स पे करना है उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। एक मतलब पूरी अकाउंटिंग चाहिए। और अगर एक आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होंगी, टैक्स भी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टैक्स क्या है? लाखों में भी है, करोड़ों में भी है मतलब। पर हर कोई बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो लाखों और करोड़ों में तो नहीं कर रहा ना। मतलब कि छोटे लोग भी हैं,
और अगर वो लोग भी चाहते हैं, और असली में मुझे बताओ छोटे लोग ज्यादा ही हैं, अगर आप देखोगे आपके गली मोहल्ले बहुत सारी जगह आप देखोगे दुकानें होती हैं, और अगर सरकार चाहती है कि इनकी भी सेल तो है, एक लिमिट उनके लिए लगाना चाहती है कि एक लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या किया है हमारी जो सरकार है, उन्होंने एक लिमिट लगाई है। और वो लिमिट क्या है, पहले 1 करोड़ की लिमिट थी, पहले कितने की लिमिट थी, 1 करोड़ की, अब 1.5 करोड़ की सबके लिए हो गई है। अगर सीए के मॉड्यूल में भी 1 करोड़ लिखा है, आप उसे 1.5 करोड़ लिखें, सीएस के मॉड्यूल में भी अगर 1 करोड़ की लिमिट लिखी है, आप उसे 1.5 करोड़ लिखें। अब आप कहोगे सर ये लिमिट क्या है, बेटा इस लिमिट का ये मतलब है कि अगर आप पूरे साल के अंदर 1.5 करोड़ का माल बेच रहे हो, आप ट्रेडर हो, मैं एक आदमी से मिलने गया, आपके घर के उधर ही मान लो एक दुकान में गया, उसने कहा सर मुझे ना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो मैंने कहा भाई पहले ये तो बता तेरा कितने का माल बिकता है, पूरे साल में कितना माल तू बेचता है। तो उसने कहा सर मैं 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल बेच देता हूँ। हो सकता है आपके यहाँ छोटे छोटे बाजार हो जहां पे किसी आदमी की ऐसी दुकान हो जो 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल साल के अंदर बेच देता है। तो मैंने कहा भाई तुझे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्यों? रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट अलग है। रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी लिमिट है? 20 लाख की, 40 लाख की भी एक नई लिमिट आई है और 10 लाख की भी एक लिमिट है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो उसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करा रखा था क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो उसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करा रखा था। पर उसका क्वेश्चन मेरे से ये था कि सर मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, क्लाइंट आ गया आपके पास, या आप कहीं मार्केट में जाते हो, कई लोगों से आप मिलते हो, और जब आप किसी आदमी से मिल रहे हो जो आदमी ट्रेडर है, जो बिजनेस कर रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है क्योंकि उसको पता है ये बंदा क्या है, प्रोफेशनल है, तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर मेरी क्या है, कपड़े की दुकान है, मैं इतना माल बेच देता हूं साल में, मैंने जीएसटी का नंबर तो ले रखा है, पर मुझे बताओ, मैंने सुना है कि कंपोजिशन स्कीम होती है जिसमें कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना और क्वार्टरली टैक्स पे करना है, और एक आपकी सर्टेन परसेंटेज होगी, उस रेट से आप पे करोगे, उस रेट से क्या करोगे, आप पे करोगे। तो कंप्लाइंस क्या है, बहुत कम है। कंप्लाइंस क्या है, बहुत कम है, और जितना कम कंप्लाइंस उतने कम चांसेस हैं कि आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो। तो जब मार्केट में कोई भी ट्रेडर या कोई भी व्यापारी ऐसा कुछ सुनता होगा कि टैक्स के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो क्या ऐसा होगा नहीं कि जब वो किसी प्रोफेशनल से मिलेगा तो वो पूछेगा कि सर मुझे बताओ, मुझे क्या वो स्कीम मिल सकती है कंपोजिशन? तो कई लोग बता रहे थे, तो आपने उसका देखा कि भाई उसने जीएसटी नंबर तो ले रखा है क्योंकि उसकी टर्नओवर ज्यादा है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है टर्नओवर की। पर आपने ये देखा कि भाई जो ये बंदा है, इसको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करोगे? देखो कंपोजिशन स्कीम में हो क्या रहा है, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो सीएस लिख रहा हूं मैं। सीएस का मतलब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कंपोजिशन स्कीम है। अगर कोई बंदा कंपोजिशन में आता है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, मतलब कि इसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। और वो नंबर इसने क्यों लिया है? क्योंकि भाई इसको रजिस्ट्रेशन कराना था जीएसटी में। कौन से सेक्शन बोलते हैं? 22 थ्रेशोल्ड लिमिट। फिर उसके बाद एक सेक्शन है 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आ गई बात समझ में? और एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी है, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? बाकी इसके अलावा भी अदर रजिस्ट्रेशन है, जैसे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन होता है। आगे की बात समझ में? लोग टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो लोग एम्बेसीज काम कर रहे हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं, OIDAR, बहुत सारे हैं, वो मैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको डिस्क्लोज करूंगा। अभी मेरा मुद्दा क्या है, कंपोजिशन स्कीम समझाना, कि अगर किसी बंदे ने कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा भाई, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर वो अपने बिल पे टैक्स इनवाइस का बिल नहीं काटेगा। असली में आपको पता है टैक्स काटा जाता है, तो सेक्शन है, सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 बोलता है कि जिसके पास भी जीएसटी नंबर है वो टैक्स इनवाइस का बिल काटेगा। किसका बिल काटेगा? टैक्स इनवाइस का। पर यहाँ पे टैक्स इनवाइस का बिल नहीं कटेगा, यहाँ पे कौन सा बिल कटेगा? बिल ऑफ सप्लाई। आप जितने भी क्या है, जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, आप उनके बिल पे देखना, उनके बिल पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि जो बिल होगा
जो क्या होगा, बिल होगा। मैं अभी आपको बिल दिखा दूंगा आपको। जो बिल होगा उस पे जो भी टैक्स चार्ज है, जो भी टैक्स चार्ज है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मतलब जिसने भी बिल ऑफ सप्लाई का टैक्स काटा है, आप कहीं शॉप में जाते होंगे तो वो बताते होंगे ये चीज 140 रुपए की है। कई लोग बताते हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको क्या पे करना है, जीएसटी। और कई लोग क्या बोलते हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बात समझ में आ रही है? जो लोग इंक्लूसिव बोलते हैं ज्यादातर वो किस पे होते हैं, बिल ऑफ सप्लाई के अंदर। क्योंकि जो बंदा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होगा, वो टैक्स इनवाइस इशू कर रहा होगा, वो अलग से शो भी करेगा। वो अलग से क्या करेगा, शो भी करेगा मैंने सीजीएसटी कितना लिया और एसजीएसटी। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्सेस मेंशन नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्योंकि अलाउड ही नहीं है ना, लॉ के अंदर अलाउड ही नहीं है। आप अपने बिल पे टैक्स कंपोनेंट दिखा ही नहीं सकते। आगे बात समझ में, बिल ऑफ सप्लाई में। अब अगर आप ये देखोगे यहां पे, तो ये हमारे पास इनवाइस का चैप्टर है। ये इनवाइस का चैप्टर है हमारे पास। अगर आप ये देखोगे, अभी मैं सेक्शन 31 की बात कर रहा था, तो सेक्शन 31 में टैक्स इनवाइस होता है। अगर आप आगे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। देखना जैसे ही आ जाए तो मेरे को बता देना। रिवाइज बिल ऑफ सप्लाई का ये रहा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी बोलता है कि अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है और किसके अंदर टैक्स पे करना चाहता है, कंपोजिशन के अंदर, तो उसे क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई। कहां पढ़ेंगे हम लोग, जब हम टैक्स इनवाइस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आपको एक चीज समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई? कि सर जिस बंदे ने कंपोजिशन स्कीम ली है, जिस बंदे ने क्या लिया है, कंपोजिशन स्कीम ली है, वो बंदा रजिस्टर्ड है, ये तो गारंटीड है। पर वो टैक्स इनवाइस इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि सर वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। और सर जो भी वो पैसा बताता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। तो मतलब सर टैक्स की लाइन ही नहीं है, बस गुड्स ही आएगा और टोटल बस 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 बस, कोई टैक्स आप दिखाए नहीं। अगर दिखाया भी सीजीएसटी ऐसे बाई चांस किसी ने दिखा दिया, वैसे तो बिल गलत है, एज पर रूल 49 वो बिल आपने गलत ड्राफ्ट किया है, बट अगर आपने दिखाया हुआ है तो वो जीरो दिखा रखा होगा, कुछ नहीं, नील लिखा होगा उसमें, कुछ ले ही नहीं रहा होगा वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि लेगा, लेते ही कॉन्ट्रावेंशन कर गया, वो सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन कर गया, क्योंकि आप टैक्स कंपोनेंट दिखा ही नहीं सकते थे। सर टैक्स कंपोनेंट का ये मतलब नहीं होता कि सीजीएसटी का कंपोनेंट और एसजीएसटी का कंपोनेंट या जो भी वैसे कंपोनेंट, मतलब होता यही है, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, यही चीज होती है। पर बाई चांस क्योंकि मैंने ऐसे देखा है लोग नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था जॉनसन का 230 करोड़ का जीएसटी, आपने मेरा स्टेटस देखा, 230 करोड़ की पेनल्टी है जॉनसन के ऊपर। बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं कर रखा होगा, कर रखा होगा भाई। रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ो, आप पूरी टीम होती है यार, पूरा लीगल डिपार्टमेंट है उनके पास उस चीज के लिए, फिर भी नॉन कंप्लाइंस। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। आ रही बात समझ में? अब आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला आपको कि एक बंदा कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है एक बंदा कंपोजिशन स्कीम? क्योंकि सर उसके टैक्स कंप्लाइंस कम हो गए। आपने कहा सर टैक्स कंप्लाइंस कैसे कम हो गए? भैया आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर इसके टैक्स कंप्लाइंस कम कैसे हो गए। आप दूसरी साइड पे चेक करो कि जो लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको क्या करना होता है। सर जो बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी उसका बिल होगा उसकी टैक्स इनवाइस कटेगी। सर उसे मंथली सरकार को पेमेंट करनी होगी। सर उसे अपना स्टॉक मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिस स्टॉक का वो क्रेडिट लेता है उसका फॉर्म फाइल होता है सरकार को, आईटीसी सीरीज है। आईटीसी क्या है? सीरीज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको अपने अपने स्टॉक का क्रेडिट लेना है तो उसका आईटीसी फॉर्म होता है, वो आपको सरकार को फाइल करना होता है। उस बेसिस पे ही आपको आईटीसी क्लेम होता है, अदरवाइज आपको आईटीसी क्लेम नहीं करने देते। फिर उसके अंदर भी और कंप्लाइंस है, कहीं पे सर्टिफाइड कराना पड़ेगा आपको सीए से, लिखा हुआ है, सीएमए भी लिखा हुआ है, सीएस नहीं लिखा हुआ।
तो वहां पे सर्टिफाइड भी कराना पड़ेगा, एक लिमिट भी है। वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। कुछ ऐसी भी एक लिमिट आ सकती है कि आपके ऊपर ऑडिट भी आ जाए, कि आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि वहां पे तो बहुत ज्यादा कंप्लायंस हो गए। और कंपोजिशन स्कीम लेने से क्या हो रहा है, ये सारे कंप्लायंस खत्म। ये सारे कंप्लायंस क्या हो गए, खत्म हो गए। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, कोई ऑडिट नहीं करानी। एक ऑडिट करानी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा अभी क्या लिमिट है। 2 लाख की लिमिट है, वो मैं बताऊंगा किस केस पे करानी पड़ेगी, जब वो स्विच ओवर करता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, कि कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करता है और उसे रेगुलर टैक्स पेयर बनना होता है। उसे क्या बनना होता है, रेगुलर टैक्स पेयर बनना होता है, फिर जाके उसको क्लेम करना होता है अपना आईटीसी। आईटीसी सब लोग समझते हो ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं एक आपको सिंपलीफाइड फॉर्म में बोल रहा हूं कि आप एक शॉप में खड़े थे, बंदे ने कहा कि सर मेरा जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए, क्योंकि मैंने आजकल मार्केट में सुना है कि इस कंपोजिशन स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, कोई चीज लॉ में लिखी है, क्या आप सामने वाला बोलेगा उसको दिला दोगे अगर वो उस लिमिट में आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर, अगर वो उस लिमिट में आ रहा है दिला दो। भाई इसे टैक्स पढ़ना थोड़ी ना कहते, दुनिया तो ऐसी पढ़ रही है। आप क्या चेक करोगे, सेक्शन 10 में ये कंडीशन है, ज्योति ने चेक की, अरे यार कंडीशन सेटिस्फाई, दिला दो कंपोजिशन स्कीम। बेचारा मर गया। बोलो क्यों मर गया? क्योंकि जितना भी वो परचेस करता है उसे क्या बोलते हैं, इनवर्ड। जो भी आप परचेस करते हो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड। उसके ऊपर टैक्स लगता है। जिन पार्टी से वो माल खरीद रहा है उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स। अब मुझे बताओ, वो टैक्स लग गया और इस बंदे को आपने क्या दिला दी, कंपोजिशन स्कीम। लिखा हुआ है अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम ली है, नो आईटीसी, वो आईटीसी ले ही नहीं सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। मुझे बताओ सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, नहीं हो गया? फिर आपका क्या क्वेश्चन होगा, सर कंपोजिशन स्कीम बनाई किस लिए जब बंदा क्रेडिट ही नहीं ले सकता? तो प्रैक्टिकली यही तो जानना है आपको। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली आपको यही तो जानना है, मार्केट में किन लोगों को आप कंपोजिशन स्कीम दिलाओगे। तो मैं बताता हूं आपको किन को दिलाओगे। हमारी द्वारका के अंदर सेक्टर 7 में, मैं पार्टी का नाम भी ले रहा हूं आपके सामने, मोंगा स्वीट्स है। तो मोंगा जी ने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है और अच्छा माल बिकता है, अच्छी दुकान है। मतलब आ रही बात समझ में? उन्होंने कंपोजिशन स्कीम क्यों ले रखी है? क्योंकि जितने लोगों से वो माल खरीदते हैं उस पर टैक्स ही नहीं लगता। अब उस पर टैक्स ही नहीं लग रहा तो उनको आईटीसी की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे वो माल ले रहे हैं और टैक्स नहीं लग रहा? आप ये जानना चाहेंगे, सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे वो माल ले रहे हैं और टैक्स नहीं लग रहा? तो मैं आपको बता दूं, वो अपनी मिठाई बनाने के लिए क्या खरीदते हैं, दूध। और दूध उनका होलसेल में आ रहा है सीधे। उन्होंने क्या है, कोई मान लो पकड़ लिया बंदा और उससे क्या है, होलसेल में दूध आ रहा है। ऐसे ही सारे वेजिटेबल्स भी क्या आ रहे हैं, सारे होलसेल पे आ रहे हैं। और इतने सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर, जैसे आलू है, टमाटर है, कोई जीएसटी नहीं है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब टमाटर से आप टमाटो बना लो, केचप बना लो, आलू के आप अंकल चिप्स बना लो, लेस बना लो आप, तो जीएसटी है भाई, सीधी बात है। अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उस पर जीएसटी नहीं है। तो वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या तो वो एग्जम्प्ट है, या तो क्या है, एग्जम्प्ट है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, या वो नॉन टैक्सेबल है, मतलब कि उनके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। तो जो भी वो माल खरीद रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ही नहीं है। और जब वो आगे माल बेचते हैं अपने कस्टमर को, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो B2C ट्रांजेक्शन करते हैं? अच्छा मुझे बताओ, क्या हर आदमी B2C ट्रांजेक्शन करता है? नो। मारुति कंपनी का एग्जांपल ले लो आप, B2B करती है। मतलब कि मोंगा जी, जो मोंगा स्वीट, मैं बिल्कुल एक आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूं कि मतलब कि जो एक बंदा मोंगा वाला है वो क्या कर रहा है, B2C ट्रांजेक्शन कर रहा है। माल खरीदता है, बना के कस्टमर को बेच देता है। अब जब वो कस्टमर को बेचता है तो उसमें जीएसटी चार्ज करेगा, कस्टमर को बड़ा बेकार लगेगा। क्यों लगेगा? कस्टमर कहेगा भाई बताओ, तो 10 रुपए का समोसा था, इसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दिया, साथ में समोसा भी खा रहे हैं, जीएसटी भी खा रहे हैं। तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए सरकार ने भी सोचा कि भाई ऐसे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिशन स्कीम निकालते हैं। भाई देखो, आपका कोई आईटीसी बन भी नहीं रहा, वैसे तो सरकार ने इनके लिए नहीं निकाली है, सरकार ने सबके लिए निकाली है। ये तो क्या है कि पढ़ने के बाद जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप उस तरीके से अपने क्लाइंट को सर्विस दोगे। सरकार ने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चे गलत इंटरप्रिटेशन ले, सरकार ने कंपोजिशन स्कीम सबके लिए निकाली। सबके लिए मतलब जो भी वो कंडीशन उनकी सेटिस्फाई करेगा उसके लिए।
पर एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप क्या एडवाइस दोगे? भाई बच्चा कह रहा है सर मेरे को तो पेपर देने एग्जाम पास करना है। भाई तू एग्जाम पास करने ही आया है, ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे ये बताना जब पढ़ रहा है उसी टाइम समझ ले कि तुझे कंसल्टेंसी भी कैसे देनी है, आगे जो फ्यूचर में काम करना है वो भी आज ही सीख ले, तो ज्यादा बेनिफिट है ना। क्यों ऐसा पढ़ना चाहते हो? आपकी बुकिश ही पढ़ना चाहते हैं सर, नहीं बस पास होना चाहते हैं? क्योंकि कई बच्चों के साथ बस ये हो गया सर, डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस ऊपर से पढ़ा दो, बस एग्जाम पास करवा दो हमारा, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। मुझे पता डिग्री लेने के बाद तो काम तो वही करेगा, या तो एम्प्लॉयमेंट या तो प्रैक्टिस। देखा जाए तो दोनों एक ही चीजें होती हैं बस, एक में अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, एक में दूसरे की दुकान में बैठेंगे, इसके अलावा कोई डिफरेंस थोड़ी ना होगा। तो बातें कुछ समझ में आ रही है आपको? तो मूंगा वाला ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो ये मैंने बोला आपको कि B2C वाले में हम लोग उसको कंपोजिशन स्कीम दिला रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि जो भी उसकी इनवर्ड सप्लाई है उस पर टैक्सेस नहीं लग रहे। पर लॉ मेकर ने ऐसा नहीं बोला। अगर वो बंदा B2C है तो भी क्या करे, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। B2B करता है, कंडीशन सेटिस्फाई करे, कंपोजिशन स्कीम ले ले। पर प्रैक्टिकली माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमें किस बंदे को कंपोजिशन स्कीम दिलानी है। तो आपको बैकग्राउंड पता लग गया। बाकी चौथा पॉइंट भी है, नॉन कंप्लायंस है, उसे बुक्स और अकाउंट्स इतने मेंटेन नहीं करने, मंथली उसका पेमेंट नहीं होगा टैक्स का, क्वार्टरली पेमेंट होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। तो सेक्शन 10(1) और मैं यहाँ पे सीधे आपको जो नए अमेंडेड नोट्स हैं मैं वहां से आपको दिखाता हूं, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके सामने आ गया, आपको विजिबल भी होगा, ढंग से दिखाई दे रहा होगा। विजिबल है अतुल? दिखाई दे रहा? ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इसकी पहले ना हेडिंग में आपको बनवा दूंगा, जो हम लोग चार्ट बना रहे थे यहाँ पे मैं आपको हेडिंग बनवा देता हूँ कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 किस चीज के रिगार्डिंग। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आपको किस चीज के रिगार्डिंग बोलता है? ये बोलता है बेसिक एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी। बेसिक एलिजिबिलिटी का मतलब क्या कि हम आपकी एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। हम आपकी क्या चेक करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि कहां पे लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। ठीक है, और जो कि क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है, उसकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाल रखी है। ठीक है, पहले 50 लाख भी थी, फिर 100 लाख भी गई, तो ये सब काट के आज की डेट में कितनी लिमिट हो गई है? 1.5 करोड़ की। और एक लिमिट कितनी है? 75 लाख। वो आपको बता दूंगा 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, 8 क्या है? स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है। तो आज की डेट में लिमिट क्या है? जो कि 1.5 करोड़ की और 75 लाख की। अभी हमें पढ़ना है 75 लाख, जो यहाँ पे 8 स्टेट मैंने लिखी है, कौन सी स्टेट होंगी जिनको ये मिलेगी। और 8 के आगे जो मैंने लिखा उसका मतलब क्या है? स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। तो है क्या वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। एक बार वर्डिंग में आ जाऊं क्या? बच्चा कह रहा सर लॉ की एक बार वर्डिंग दिखा दो। लॉ की वर्डिंग देख लो, क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। भाई साहब कुछ भी लिखा हो पूरे एक्ट के अंदर, पूरा, इस असली में प्यार से अगर बोली तो इसको क्या बोलते हैं? पूरा एक्ट गया भाड़ में।
किनको ध्यान में रखते हुए? सब्जेक्ट 2, सबसेक्शन 3 और 4 किसके? 9 के। मुझे बताओ 9(3) क्या था? रिवर्स चार्ज। और 9(4) भी क्या है? रिवर्स चार्ज। और अब 9(4) के अंदर एक नोटिफाइड किया गया है एरिया, कौन सा? रियल एस्टेट। ओनली एक ही एरिया नोटिफाइड किया गया, बहुत टाइम से ये सस्पेंडेड चल रहा था, तो इन्होंने कहा 9(4) के अंदर कुछ लिखते हैं। कहता है आर रजिस्टर्ड पर्सन। क्या लिख दिया? नहीं लिख दिया, रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब जिसको कंपोजिशन स्कीम लेनी है वो बंदा पहले क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। हुज एग्रीगेट टर्नओवर, क्या वर्डिंग आ गई? नहीं आ गई? एग्रीगेट टर्नओवर कहां पढ़ने को मिलेगा? एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2। आ गई बात समझ में? सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये देखो, ये मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं आप ही के सामने, तो ये पढ़ने को मिलेगा। बाकी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन कहां कहां पे लिखा होता है, ठीक है? इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन नहीं पूछना। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वर्डिंग क्या लिखी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, PFY, सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आ गई जी बात समझ में? मैं इसको पूरा मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो एक्ट को। तो ये हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। डज नॉट एक्सीड 50 लाख लिख दिया, 50 लाख। अब ये लिमिट कितनी होगी बोलो? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ 150 लाख की लिमिट हो गई। तो क्या यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अब? दैट इज कि अब लिमिट क्या हो गई है? तो अब लिमिट हो गई है 150 लाख बोल लो, या कितना बोल लो? 1.5 करोड़। समझ में आया सबको? ठीक है जी, ये लिमिट हो गई है। उसके बाद मे ऑप्ट टू पे। ऑप्ट का मतलब समझ रहे हो? यहां पे ये क्या है? वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, आपकी मर्जी है। इन ल्यू, किसके बदले में? सेक्शन 9(1) के बदले में। जो सेक्शन 9(1) में हमें क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होता है। सेक्शन 9(1) में भी हम क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। तो जो सेक्शन 9(1) में हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी जगह हम कौन सा टैक्स पे करेंगे? जो हमें कंपोजिशन स्कीम में टैक्स बताए गए। एक तो सेक्शन 9(1) में टैक्स बताए गए कि आपको टैक्स क्या पे करना है। आगे बात समझ में? सेक्शन 9(1) में कैसे बताए गए टैक्स? सर उसमें गुड्स के लिए HSN लगता है और सर्विसेज के लिए SAC लगता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सर? अगर आपने मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल का रेट लगेगा, जो मोबाइल का रेट होगा गुड्स पे। और अगर हमने किसी को सर्विस दी तो सर्विस के अकॉर्डिंग क्या होगा? टैक्स का रेट लगेगा। बात समझ में आ रही है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। क्या इसने वर्डिंग नहीं लिख दी? इन ल्यू मतलब उसके बदले। क्या मैं बोल सकता हूं जो कंपोजिशन वाला आदमी है उसके ऊपर सेक्शन 9(1) नहीं लग रहा, वो अपना टैक्स किसके अकॉर्डिंग दे रहा है? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर रहा है। आगे लिखा है वो टैक्स जो पे करेगा वो प्रिस्क्राइब्ड है। कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? रूल के अंदर। CA इंस्टीट्यूट का असली में ये मॉड्यूल है, मैं आपको बता रहा हूं। और इन्होंने यहां पे नहीं बताया कि ये परसेंटेज कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये परसेंटेज कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है जो उसे टैक्स पे करना है? ये रूल 7 में प्रिस्क्राइब्ड है। अभी बाद में पढ़ेंगे ये परसेंटेज क्या है। बात समझ में आ रही है? अभी के लिए बस इतना ही। क्या क्या समझ में आया कि जो बंदा कंपोजिशन स्कीम लेगा वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 150 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और हमें ये जानना पड़ेगा कि यार ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो करें इसको स्टार्ट। चलो चार्ट बनाते हैं इसका, दमदार चार्ट। तो सेक्शन 10 वहां पे हमारा, यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं? यहाँ पे मैं क्रक्स बनाते चला जा रहा हूं। और अब मैं इंडिविजुअली हर पेज पे क्या है पूरा सेक्शन, उसका सब सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअली। वहां पे क्रक्स बनेगा, तो एक नया पेज ले लो, वहां पे बाद में लिखते चले जाना। सेक्शन 10, हाँ जी, सब सेक्शन 1 करने जा रहे हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 करने जा रहे हैं। क्या चार्ट है इसका? पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये चार्ट। दो बातें बोलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। कहता है एक तरफ एक बंदा होता है रजिस्टर्ड, एक पर्सन होता है रजिस्टर्ड पर्सन, या आप इसको बोल सकते हो रेगुलर टैक्स पेयर। और अच्छी वर्डिंग में लिख लो तो रेगुलर टैक्स पेयर, ये GST की वर्डिंग है।
और एक बंदा होता है स्मॉल टैक्स पेयर। और ये बंदा कौन है स्मॉल टैक्स पेयर पे? जिसने कंपोजिशन स्कीम ली है। जिसने कौन सी स्कीम ले रखी है? कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। तो भाई जो रेगुलर टैक्स पेयर बंदा होता है वो उसे टैक्स पे करना होता है। तो वो जो बंदा टैक्स पे करता है वो टैक्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग लेवी है। कहां से लेवी है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग लेवी है, यहां से लगाया गया। बात समझ में आ गई? और ये बंदा कौन सी इनवाइस इशू करता है? टैक्स इनवाइस। कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? कौन से सेक्शन? सेक्शन 31 में, सबसेक्शन 1 में। आगे जी बात समझ में? उसके बाद इधर आ जाओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो बंदा कंपोजिशन स्कीम के अंदर होगा इसे भी टैक्स पे करना है। इसे भी क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। पर ये बंदा टैक्स कैसे पे कर रहा है? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप आगे लिख सकते हो रेड विथ रूल 7। रेड विथ रूल 7 बोला था ना उसमें कि प्रिस्क्राइब्ड होगा। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब पूरे जीएसटी में क्या है? रूल में जो प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरा, इसे कौन सी इनवॉइस इशू करनी होगी? बिल ऑफ सप्लाई। और प्रिसाइजली अगर बोले ज्योति तो कहां लिखी है बिल ऑफ सप्लाई? 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज, हाँ, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। क्लॉज सी। रेड विथ रूल कौन सा था? 49। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? ये बात लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है कि भाई जो ये बंदा आप बता रहे हो कंपोजिशन स्कीम वाला, इसकी क्या चेक करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताई गई है। तो ये चेक करते हैं। और ये बंदा जीएसटी में क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा। बाकी रजिस्टर्ड में सेक्शन कौन से लगते हैं वो आपको पता है, 22। ठीक है, 24 की यहाँ पे कहानी नहीं है, वो बताएंगे क्या चक्कर है। 24 वाला असली में ये स्कीम ले ही नहीं सकता। 25(3) वाला ले सकता है, 24 वाला ये स्कीम ले ही नहीं सकता। जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर है वो लोग ये स्कीम ले ही नहीं सकते। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला ले सकता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला ले सकता है। तो ये बंदा नहीं ले पाएगा कंपल्सरी वाला, क्योंकि सेक्शन 10(2) में लिखा हुआ है कि इस बंदे को नहीं मिलेगी। मुद्दे की बात, एग्रीगेट टर्नओवर करें। मुद्दे की बात, हाँ सर मुद्दे की बात। आ जाओ, नीचे लिखो चार्ट। किस चीज के रिगार्डिंग है अब ये चार्ट? एग्रीगेट टर्नओवर के रिगार्डिंग। सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर नोट्स कैसे बन रहे हैं पता है ना? ये आपका क्रक्स चलेगा पूरा। अब हम सेक्शन वाइज चार्ट बना रहे हैं, सेक्शन वाइज। अब इस सेक्शन के अंदर हमें जरूरत किसकी पड़ी? हमें इस सेक्शन के अंदर जरूरत पड़ी एग्रीगेट टर्नओवर की, तो उसका हम चार्ट बना रहे हैं भाई। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। 2 पार्ट में चार्ट बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर का। दो पार्ट में बना लो आप। एक तरफ में लिखो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख लो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड्स। अच्छा, जो ये एग्रीगेट टर्नओवर की हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग। किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर? कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग। क्योंकि आपको पता है आगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन का भी है। रजिस्ट्रेशन के अंदर भी वर्डिंग ध्यान से सुनना, वहां पे भी एग्रीगेट टर्नओवर का यूज होगा, पर वो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब वहां पे अलग लिखा गया है
और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब अलग बताया गया। सर आपको डेफिनेशन तो सेक्शन 26 में जो दी होती है वो पूरे एक्ट के लिए अप्लाई होती है। यस माय डियर, यहाँ पे आरओडी इशू किया गया है, रिमूवल ऑफ डाउट। आगे बात समझ में? ये मैं आपको बताऊंगा कि जो रिमूवल ऑफ डाउट के लिए जो नोटिफिकेशन होती है और सेक्शन कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर जो है 2019 में भी ये ऑर्डर इशू किया गया, आरओडी रिमूवल ऑफ डाउट। तो प्रिसाइजली मैं अभी इसका सेक्शन बता दूंगा आपको कि रिमूवल ऑफ डाउट का सेक्शन कौन सा है, ठीक है ना। चलो इंक्लूड्स में देखो क्या आएगा, कहता है नंबर 1 हम नंबरिंग में करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या चीज आएगी, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। तो आप एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू ले लें, साथ में सर्विसेज की भी वैल्यू ले लें। तो एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज दोनों की आप वैल्यू ले लें। पता ही है सभी को एक्सपोर्टेड गुड्स कौन से होते हैं? हाँ जी, एक्सपोर्टेड गुड्स कौन से होते हैं? सेक्शन कहां पे बता रखा है? 751। हाँ 751। हाँ, वो तो बता रखा है कि ये क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन इंटर हो जाएगी। तो उसका मतलब ही क्या है, जब इंटर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट गुड्स हो जाएगा। जो 75 वो बोल रहे हैं सेक्शन, तो वहां पे बता रखा है कि वो एक्सपोर्ट गुड्स मान लिया जाएगा। तो कौन कौन से केसेस के अंदर एक्सपोर्ट माना जाएगा? जब इंडिया से कहां जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्री जा रहा होगा, पहला। दूसरा कब मान लिया जाएगा एक्सपोर्ट है, जब 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 डोमेस्टिक टैरिफ एरिया किसको सप्लाई करे, एससीजेड को। बच्चा कह रहा है सर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है? भाई ये गुड़गांव है आपका, तो गुड़गांव के अंदर कुछ एरिया है जो सरकार ने बोला ये एससीजेड एरिया है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो अगर आप हरियाणा से ही, मतलब कि अपने गुड़गांव से ही वहां पे सप्लाई करोगे इस एरिया में, तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो जो भी माल वहां पे बेचोगे और जो भी वहां पे सर्विस दोगे, तो वो क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आएगी। वो कहां पे आएगी? एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। दूसरी क्या चीज आएगी जो कि एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स आएंगे भाई इसके अंदर। अब गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, बोथ दोनों आएंगे। चाहे उनपे कौन सा रेट है, नील रेट, होली एग्जम्प्ट, और क्या था? नहीं जीरो रेटेड नहीं था, इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या? एग्जम्प्टेड सप्लाई मैंने बताया था ना, 3 होती है, नील रेटेड होती है, होली एग्जम्प्ट होती है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था, अल्कोहलिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मैंने इसके अलावा भी 3 और बताई थी। मैंने कहा था जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है, याद आ रहा है? मैंने कहा था जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमें टैक्स नहीं पे करना होता, सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना होता, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है। सप्लायर उस केस के अंदर टैक्स पे नहीं करता, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है। क्यों? कौन पे कर रहा है टैक्स? रिसिपिएंट। कौन? सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में बताया था नॉन टैक्सेबल सप्लाई। शेड्यूल बोल रहा हूँ, हाँ सिक्योरिटीज, वही तो मैं शेड्यूल बोल रहा था अभी, एक शेड्यूल में भी बताया था, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग। आगे बात समझ में? ठीक है, याद आ रहा है कुछ अब? हाँ चले आगे। सर लेकिन यहाँ पर भी वो लैंड बिल्डिंग आएगा, वो तो उस सेक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं था। नहीं वो तो उस सेक्शन के स्पेसिफिक था, वो बिल्कुल सही जा रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ नॉन टैक्सेबल तो वो भी है जहां पे रिवर्स चार्ज है, क्योंकि अभी आएगा यहाँ पे, एक्सक्लूड में आएगा, उसको हटाया है। तीसरे में आ जाओ भाई,
तीसरा क्या बोला है, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन having same pen, डिस्टिंक्ट पर्सन कहां पे बताया गया बताओ, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5, यस और नो। डिस्टिंक्ट पर्सन बताया गया ना, मेरी ब्रांच एक हरियाणा में और एक मेरी ब्रांच कहां पे है, दिल्ली में, क्या दोनों की मुझे बताओ सेल को ऐड कर देंगे नहीं कर देंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, दोनों की सेल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम पेन है, पेन नंबर तो एक ही है। चौथा आ जाओ, आज पढ़ने के बाद पता लगेगा आपको, इसमें टाइम लगेगा इसमें। चौथा, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कहता है सप्लाई ऑन ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो मुझे बताओ इस केस के अंदर जो जॉब वर्कर से काम करा रहे हो वो आप ही के उसमें आ जाएगा, जो आप जॉब वर्कर से काम करा रहे हो वो आप ही के उसमें आ जाएगा, और जो आप किससे काम करा रहे हो, एजेंट से, किससे काम करा रहे हो, एजेंट से। जॉब वर्कर के प्रोविजन कहां पे है, सेक्शन 143 में, और जो आप अपने किससे काम करा रहे हो, एजेंट से, वो भी आपकी सप्लाई में आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले एक बार एक्सक्लूड भी लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलो एक्सक्लूड में आ जाओ। एक्सक्लूड में देखो क्या बोलता है, सबसे पहले कह रहा है इनवर्ड सप्लाई जो आपने ली है, कौन सी सप्लाई ली है, इनवर्ड, समझते हो ना इनवर्ड सप्लाई क्या होती है, जो हमारी परचेस है, पूरे जीएसटी में परचेस वर्ड कहीं भी लिख के मत आना, इनवर्ड सप्लाई है, जिसके ऊपर किसने टैक्स पे किया बताओ, रिसिप्टेंट ने, किसने टैक्स पे किया होगा, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिसिप्टेंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर, वेरी गुड, अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज, अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज। हाँ जी, कौन सा सेक्शन, 9394, 9394, 95 नहीं आएगा भाई इसमें, समझ में आया नहीं आया, क्या समझे, क्या मुझे बताओ, आप कंपोजिशन में हो, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो, आप सप्लायर हो, अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली, अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली और उसके ऊपर हो सकता है ऐसा कि आप जिस पोजीशन में खड़े हो आप सप्लायर हो, क्या हो सकता है कि आपकी पोजीशन जब आप इनवर्ड सप्लाई लोगे तो सप्लायर की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी, रिसिप्टेंट। वेरी गुड, इसको समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है समझ में, सच बताओ पहले ये, अगर आप सप्लायर की पोजीशन में, तो आप सप्लायर की पोजीशन में कब है, जब आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, जब आप सेल कर रहे हैं, पर जब आप खरीद रहे हैं तो आप रिसिप्टेंट हैं। क्या एक कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो बंदा है, क्या हो सकता है कि वो रिसिप्टेंट हो, इनवर्ड सप्लाई ले रहा हो, यस हो सकता है। क्या हो सकता है कि उसे रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स पे करना पड़े, हो सकता है। क्या उसको भी आप एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे, बिग नो, नहीं करेंगे, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ही क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ही क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसका मतलब ही आउटवर्ड सप्लाई, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है,
आ रहा। आगे आ जाओ। दूसरा, जितने भी जीएसटी के अंदर टैक्सेस हैं, किसके टैक्सेस हैं? जीएसटी वाले। वो कोई सी भी टैक्स नहीं लेने, बताओ कौन कौन से? CGST, SGST, IGST, UTGST और कंपनसेशन सेस। कोई सा भी टैक्स नहीं लेना भाई, कोई सा भी टैक्स मत ले लेना। बच्चे ने कहा सर इनकम टैक्स ले ले। इनकम टैक्स की बात कहां से आ गई? क्वेश्चन गलत हो गया नहीं हो गया? एक बच्चे ने कह दिया अतुल सर इनकम टैक्स ले ले, आप कह रहे हो जीएसटी के टैक्सेस नहीं ले ले, इनकम टैक्स ले ले। भाई क्वेश्चन गलत है तेरा, इनकम टैक्स की कोई बात ही नहीं आएगी, कॉस्टिंग में आता ही नहीं वो। फिर एक बच्चे ने पूछा सर एक्साइज ड्यूटी लगी होगी तो, क्योंकि अभी भी कहीं पे लगती है। सर वैट लगा होगा तो, सर कस्टम ड्यूटी लगी होगी तो, ले 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 ले, उसको लेना है। और ये सब सीखोगे कहां? वैल्यूएशन का चैप्टर करेंगे आने वाली क्लासेस में, सेक्शन 15 करेंगे वैल्यूएशन, वहां सिखाएंगे आपको। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। तो मेरी एक ब्रांच कहां पे? हरियाणा में। और मेरी दूसरी ब्रांच कहां पे? दिल्ली में। क्या मुझे बताओ, मेरी दो ब्रांचेस हो गई। मैं कौन सा आदमी हूं? सोल प्रोप्राइटर। कौन सा आदमी हूं? सोल प्रोप्राइटर। मुझे बताओ मेरा पैन नंबर तो एक ही होगा, पर मेरे जीएसटी नंबर कितने होंगे? दो। मेरे जीएसटी नंबर कितने होंगे? दो। मैं गुड्स का काम करता हूं, कपड़े का बिजनेस है भाई मेरा भी दिल्ली में बड़ा चलता है। मैं दिल्ली में कपड़े बेच रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं नहीं बेच रहा। आप मुझे बताओ, जियो जो है मुकेश अंबानी थोड़ी ना बेच रहा, कंपनी बेच रही। कंपनी द आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसी मतलब मैं वहां पे जाके नहीं बेचता हूं, मतलब मैंने लोग बैठा रखे। मेरे ये कहने का मतलब है मेरी वो ब्रांच वहां पे दिल्ली वाली क्या कर रही है? कपड़े बेच रही है। कितने कपड़े बेचे? 80 लाख के कपड़े बेचती है। फिर मैंने हरियाणा में चेक किया, हरियाणा में हमने कितने के कपड़े बेच दिए? 40 लाख के। मुझे बताओ कितने का कपड़ा बेचा दोनों मिला के? 1 करोड़ 20 लाख का कपड़ा हमने बेच दिया। क्या मुझे बताओ हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में जो सबसे हाईएस्ट लिमिट रखी हुई है वो 1.5 करोड़ की रखी है। क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? यस। तो हमें क्या करना है, ये हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चा कह रहा है सर ये पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? भाई ये लिमिट चेक करेंगे ना, 1.5 करोड़ और 75 लाख। एज द केस में भी जो भी आपका केस आ रहा है, क्या मैंने अभी बता दिया कहां पे 1.5 करोड़ लगेगी, कहां पे 1.5 लाख? नहीं, अभी मैंने नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगा। मैं अभी आपको बस क्या समझा रहा हूं कि आपको अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है अपनी, फिर चाहे वो आपकी दिल्ली की हो चाहे आपकी हरियाणा की हो। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अंदर चाहे आपका क्या होगा? एक्सपोर्ट सप्लाई होगी, चाहे आपकी एक्सपोर्ट की सप्लाई हो, गुड्स की हो या सर्विस की हो। आगे बात समझ में? चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स कर रहे हो आप, कई बार होता ही नहीं होता, कुछ बंदे क्या कर रहे होते हैं जब बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स भी बेचते हैं और कुछ टैक्सेबल गुड्स भी बेचते हैं। एक आदमी टैक्सेबल गुड्स बेच रहा है 80 लाख का और एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है 20 लाख का। एग्रीगेट टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर 80 लाख काउंट होगा या 20 लाख को भी काउंट करेंगे और टोटल 1 करोड़ बना देंगे? टोटल 1 करोड़ बन जाएगा। क्यों? एग्जम्प्टेड गुड्स को भी लेना है। सर ये हो क्या रहा है बेटा? असली में एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं निकाल रहे कि तुझे टैक्स कितना देना है। तो उसमें तुझे सारी सप्लाई ले लेनी है, फिर चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, नील रेटेड हो, जीरो रेटेड हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, सब ले लो भाई। चाहे दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, बेंगलोर की हो, कहीं की हो, सारी ले लो। पता है बस याद क्या करो असली में देखा जाए तो? एक्सक्लूड वाले को याद कर लो। क्यों भाई? बस ये मत लेना, एक आरसीएम वाला टैक्स मत लेना जो आपने इनवर्ड में दिया हो, और जीएसटी वाले टैक्स मत लेना बस। इसके अलावा कितना भी हो ना सारा लपेट लो। एक्सपोर्ट, एग्जम्प्ट, इंटर स्टेट वाला, और ये जो अभी बताया जो आपने जॉब वर्कर से काम कराया या अपने एजेंट से काम कराया, सारा ले लो भाई। और अगर सारा ऐड करके उस लिमिट से, वो 150 वाली, 150 लाख वाली और 75 लाख वाली, अगर उतनी आ रही है या उससे कम आ रही है, कंपोजिशन स्कीम ले लो। अदरवाइज आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पेपर में बस क्या चेक करोगे? इनवर्ड सप्लाई, आरसीएम, जीएसटी, टैक्सेस, बस उनको मत लेना। उसके अलावा सारा जोड़ देना, सारा
चाहे एग्जाम का हो, नील का हो, टैक्सेबल का हो, कुछ भी। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ? आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत बड़ा खतरनाक पॉइंट है। जीएसटी आए हुए 2 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, और इस पॉइंट मतलब 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, और इस पॉइंट को लेके बहुत लड़ाइयाँ रही। मैं आपको पहले पॉइंट बता ही देता हूँ क्या है और फिर लिखवाता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ, अब मैं माल खरीदता भी हूँ और बेचता भी हूँ, तो जो भी मैं माल बेच रहा हूँ वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में आ रहा है, फिर चाहे मेरी दिल्ली की ब्रांच बेच रही है या मेरी हरियाणा की ब्रांच बेच रही है, सबका टोटल कर ले रहे हैं ये लोग। क्या मुझे बताओ, जो वो पैसा है मेरे पास, जो वो पैसा है वो कौन से अकाउंट में रखा हुआ होगा? करंट अकाउंट में। क्या करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है? हाँ भाई, करंट में नहीं मिलता, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मुझे बताओ, जो वो मेरे पास पैसा आएगा, कुछ मेरे पास ऐसा भी पैसा होगा जो मैं अपनी सेविंग्स में डालूंगा? क्या ऐसे व्यापारी भी हो सकते हैं जिन जो अपना सेविंग में पैसा डालते होंगे और उनके पास जो उसका इंटरेस्ट है वो लाखों में आ रहा है? यस, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। आप इंटरेस्ट लगा लो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का यस बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7%। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा उसकी। 1 करोड़ का 7% कितना हुआ? 7 लाख रुपए सालाना। अगर आज आपकी जेब में 1 करोड़ है तो 7 लाख रुपए लोगों का पैकेज होता है 7 लाख का साल का। आप क्या करोगे? वो बैंक में पैसा डिपॉजिट है, आप अर्न कर लोगे 7 लाख रुपए, तो आप ऐसे अर्न कर लोगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, है तो बहुत बड़ी बात। ये जितने भी लोग हैं, आप जैकी श्रॉफ, ये अजय देवगन, मतलब जो भी है, ये जो लोग आजकल मान लो मूवी भी नहीं बना रहे, एक्टिंग भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपको पता है ये लोग इतने पैसे वाले हैं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर बना रखे। एफएम के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर बना रखे हैं। तुम वही लोग महीने का ही करोड़ कमा के दे रहे हैं, करोड़ों पैसा महीने का कमा के दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि भैया जॉब नहीं, कुछ नहीं, पैसे से पैसा बन गया। कहां लगा रखा है उन लोगों ने पैसा? पता है? शेयर मार्केट। ये एफएम में पढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि सर आप ट्रेडर हो, आप क्या हो? ट्रेडर हो, और आप क्या कर रहे हो? माल बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, तो भाई कुछ पैसा सेव भी तो होता ही नहीं होता। वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करूंगा? अपने सेविंग अकाउंट में। क्या हो सकता है सेविंग अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो? सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है, मिलता है ना, तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो। क्या मुझे बताओ, मैं सप्लायर हो गया नहीं हो गया? सप्लाई ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू द बैंक, मैंने सप्लाई की, मैंने वो पैसा कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में, और मुझे बैंक उसका क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। क्या मुझे बताओ वो मेरी टर्नओवर में आएगा या नहीं आएगा? क्या बोल रहा हूं? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बताओ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा या नहीं? आंसर इज यस और नो। 2 साल से ज्यादा पेंडिंग रहा ये पॉइंट, और इसके ऊपर अमेंडमेंट भी आई, 2 साल के अंदर भी आई, बाद में भी आई है। बताओ लेंगे या नहीं लेंगे? सीए इंस्टीट्यूट ने तो अपनी आरटीपी में एक स्पेशल क्वेश्चन ड्राफ्ट किया इसके लिए कि बच्चों के लिए ड्राफ्ट करते। बताओ यस और नो, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा या नहीं? यस या नो? तो आंसर इज नो, नहीं होगा ये काउंट, एग्रीगेट टर्नओवर में इसे काउंट नहीं करना। समझ में आया या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूं। दूसरा, टर्नओवर जो आपको लेनी है, जो आप यहां पे कह रहे थे टर्नओवर, वो आपको कंप्यूट जो करनी है, टर्नओवर जो आपको कंप्यूट करनी है, कंप्यूटेड, क्या आपको पैन इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करनी है? यस और नो?
पैन वाइज। कैसे करनी है? पैन वाइज, पैन बेसिस नहीं, सॉरी, पैन वाइज। मतलब आप अपना पैन नंबर चेक करो। अगर आपके पैन नंबर से आपने 10 स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर लिए हैं पर पैन नंबर सेम है, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी नंबर में क्या होता है, पैन नंबर भी होता है। और अगर आपका पैन नंबर क्या है, सेम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? हाँ जी, उस केस के अंदर क्या होगा सर? वो पैन वाइज काउंट होगा ना, तो वो पूरा काउंट हो जाएगा आपका, वो एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब अगर मेरे पैन से क्या है, दिल्ली में भी मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, मेरे पैन से मैंने हरियाणा में भी क्या कर लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों ब्रांच की सेल क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। किसी ने आना है, फोन कर रहा था। हाँ, तो एक मुझे बोला था ना, मेरी क्लास में से वो माने कि आपका नंबर आपका मैंने नहीं बदला पूरा। अपन को बोला एक M for Nagaland, M for money, 10 second floor। हाँ ठीक है, 1 बजे के लिए बोलो। हाँ हाँ जी, अभी क्लास नहीं है, जब कस्टमर आएगा तो बाकी आएंगे नहीं। स्टार्टिंग में आपको 10,000 का दिया होगा, 10,000 दिया होगा, 10,000 का पैकेज। हाँ, मिनिमम 10 पे देना, कम नहीं देता, मेरे को बोलते कम कर देंगे। मैं भाई 10 से क्या बनेगा, 20 रुपये कर देंगे, हमारी सर्विस मिल जाए। किसी बिजनेसमैन को हमारी सर्विस मिलेगी तो अंदर नहीं देगा, आप क्या नहीं देगा, कस्टमर आ रहा है, तुमसे आ रहा है, मैं 10 से कम दूंगा, मैं पहले डेमो दे दूंगा, मैं 10 की डेमो दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो चलें जी। इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी? चलो अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। क्या मुझे बताओ कि कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहती है? हो सकती है ना? यस। क्या मुझे बताओ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर भी तो होंगे? जो पार्टनरशिप है आपकी उसमें पार्टनर भी तो है, तो पार्टनर अलग है, पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म क्या है? अलग है। दोनों अलग हैं या नहीं है? क्या मुझे बताओ पार्टनरशिप का जो पैन नंबर होगा और जो पार्टनर है इंडिविजुअल, जो अपना इंडिविजुअल 3 पार्टनर है जो भी है, उन सबके अलग अलग पैन नंबर होंगे या नहीं होंगे? क्या मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं यहां पे इन दोनों का डिफरेंट पैन नंबर होगा? क्या मुझे बताओ एग्रीगेट टर्नओवर में पार्टनरशिप का अलग काउंट होगा? और अगर पार्टनर कोई अपना अलग बिजनेस कर रहा है एज अ इंडिविजुअल पोजीशन में, तो वो अलग काउंटिंग में जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर और ज्योति ने अलग से अपने फादर के साथ भी एक बिजनेस खोला हुआ है, वहां पे भी ये पार्टनर है, तो भाई पार्टनरशिप फर्म की अलग कैलकुलेशन है और इंडिविजुअल की कैलकुलेशन अलग है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है और ये किसी और पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर है, आप दोनों की सेल को ऐड कर रहे हो। मुस्कान ने भी एक बिजनेस खोला हुआ है,
मुस्कान ने भी एक बिजनेस खोला हुआ है, वहां पे भी ज्योति पार्टनर है। तो सर हम तो ये देखेंगे जो वो पार्टनरशिप फर्म है उसका पैन नंबर क्या है, उस पैन नंबर से कितने स्टेट में इन्होंने ब्रांचेस खोली है, बात समझ में आ रही है। उस पैन नंबर से जितने स्टेट में ब्रांचेस होगी केवल उन्हीं का एग्रीगेट टर्नओवर लेना है और किसी का एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेना। बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहां पे हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, 10 लिख लो, 10 द टर्नओवर ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी एग्रीगेटेड। 10 the turnover of partner and partnership firm will not be aggregated, will not be aggregated। समझ में आया या नहीं आया? 10 the turnover of partner and partnership firm will not be aggregated। तो आपको उसको एग्रीगेट करना ही नहीं, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा? नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, क्या मुझे बताओ, एचयूएफ जो है क्या उसके अंदर एक बंदा कर्ता होता है? तो क्या एचयूएफ फैमिली का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अलग निकालोगे और क्या उसमें कर्ता जो काम कर रहा है उसका भी टर्नओवर ऐड करोगे क्या? नहीं, इसको ऐड नहीं करेंगे उसमें। मतलब क्या समझ में आया? इसके लिए लाइन लिख लो, द एचयूएफ एंड इंडिविजुअल, the HUF and individual co-partner of the family have different PAN numbers. The HUF and individual co-partner of the family have different PAN number, have different PAN number, full stop। Hence, comma, turnover of karta of HUF, hence turnover of karta of HUF in his individual capacity, in his individual capacity and turnover of karta as a karta of HUF will not be aggregated। Hence, turnover of karta of HUF in his individual capacity and turnover of karta as a karta of HUF will not be aggregated। तो समझ में आ गया होगा, HUF फैमिली की जो टर्नओवर है वो अलग है और ऐसा कर्ता जो कर रहा है भाई वो टर्नओवर अलग है, दोनों को आपने एग्रीगेट टर्नओवर में लेना नहीं है। समझ में आ गया ना? कितने पॉइंट्स हो गए? 4। पांचवा पॉइंट, जो जॉब वर्कर काम कर रहा है क्या उसे एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे? जो जॉब वर्कर काम कर रहा है, जो आप जॉब वर्क जो आप काम करवा रहे हो, ऐसा जॉब वर्क जो काम करवा रहे हो किसी बंदे से, जैसे मारुति वाले, एक एग्जांपल ही लेते ना, मारुति की कंपनी पेंटिंग का काम किसी और जॉब वर्कर से करा रही है, क्या वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? आएगा भाई। और जो आपने तो ये लिखवाया था ना, सप्लायर ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल जॉब वर्कर, वो लिखवाया था ना। हाँ तो वही लिखवाने जा, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप मारुति कंपनी ने जो काम दिया उसका बिल रेस होगा। वो बंदा बोलेगा ना मैंने भाई आपका 10 लाख का काम किया, जॉब वर्कर बोलेगा मैंने आपका 10 लाख का काम किया, उस 10 लाख को काउंटिंग में करोगे एग्रीगेट टर्नओवर में। जैसे एक एजेंट है, एजेंट ने आपका 5 लाख का माल बेच दिया, तो क्या उसे एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे? यस। उसी तरीके से जॉब वर्कर से आपने 10 लाख रुपए का काम कराया, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? यस। कौन बोल रहा है? सेक्शन 143। तो लिख लो, लिख लो, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क
comma by a registered job worker, by a registered job worker shall be treated as supply of goods by the principal. 1 बजे बोला था उसको, अभी 1 कहाँ बजे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। हाँ जी, सर क्या बोला आपने? दोबारा बता देता हूं मैं आपको, सप्लाई ऑफ गुड्स कॉमा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क कॉमा बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर shall be treated as supply of goods by the principal refer in section 143 of CGST Act. सर मेरे को एक चीज बताओ। रुक जाओ बेटा। And the value of such supply, एक मिनट देखो ध्यान से क्या लाइन है, shall not be included in aggregate turnover। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, लाइन ध्यान से सुनना। And क्या बोला मैंने? And the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker, shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। क्या समझ में आया कि जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है उसके उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं हो रहा। किसके उसमें काउंट हो रहा है? जिस बंदे ने उसको वो काम दिया, जिस बंदे ने उसको क्या दिया, काम दिया, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में वो चीज काउंट हो जाएगी। एक और लाइन लिखो फुल स्टॉप करके, इट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। लिखवा दिया ना, इट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। क्या समझ में आया? अब पूछना है क्या? हाँ सर, वो आपने यहाँ पे तो ये लिखा है ना कि लेट्स सपोज आई सेंड सम गुड्स टू जॉब वर्कर, उसने जॉब वर्क करा उसको और फिर बेच दिया, तो वो तो मेरे सप्लाई में हो गया। लेकिन अगर मान लो कि जॉब वर्कर ने उसको कुछ काम करा और मेरे को वापस दे दिया, तो वो मेरा सप्लाई थोड़ी है, वो तो मेरी इनवर्ट सप्लाई होगी ना। जिस बात मैं जैसे मेरे को फर्नीचर बनाया आपने, हाँ, फर्नीचर में आपने फर्नीचर बना के सॉरी आपने फर्नीचर बना लिया, अब आपने पॉलिशिंग के काम के लिए उसको दे दिया। अब आपने किसको दे दिया? पॉलिशिंग के काम के लिए जॉब वर्कर को दे दिया कि भाई तू क्या कर, अब पॉलिशिंग करके दे। उसने कहा ठीक है मैं इसके 5 लाख रुपए लूंगा। इसके कितने पैसे लूंगा? 5 लाख रुपए। आपके बिहाफ में पॉलिशिंग का काम कर रहा है वो। लेकिन मेरी आउटपुट सप्लाई नहीं है वो। बताओ कैसे हो सर? जब जैसे मान लो, अगर मान लो मैं वुड खरीदता हूँ किसी से, वुड भी मैंने खरीदा होगा तो वुड के भी मैंने पैसे दिए हैं, तो उसी वो इनवर्ट हो गई, वो इनवर्ट हो गई। तो उसी तरह मैंने ये सर्विस ली है ना पॉलिशिंग की, तो वो मेरी इनवर्ट सप्लाई है ना। तो वो कौन सी सर्विस ली आपने? पॉलिश की आपने ली, जॉब वर्कर ने ली। अब जॉब वर्कर ने ली, मैंने किससे? फर्नीचर के लिए। फर्नीचर के लिए मैंने ली। रुक जाओ, ये थोड़ा बता पा रहे। आपने फर्नीचर खरीदी, बना रहे हो, बना दिया फर्नीचर, अब पॉलिशिंग करानी है। मुस्कान जॉब वर्कर है, पॉलिशिंग के लिए दिया तो आपने सर्विस ली ना उससे, तो मैंने इससे सर्विस ली। अब मैं इसे तो देखा, ये सप्लायर हो गया, मैं रिसिपिएंट हो गया। यही बोलना चाहते हो ना कि सर ये सप्लायर हो गया, आप रिसिपिएंट हो गए। ये क्या हो गया? सप्लायर हो गया, आप क्या हो गए? रिसिपिएंट। अब मैं कह रहा हूं इसको चेंज करो आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप जॉब वर्कर हो, आपको मेरा काम है आपको क्या पॉलिश, मतलब आप और भी काम करते हो वो ठीक है, आप और भी मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब एक आदमी ये बोल दे, देख भाई, जैसे देखो तुमने देखा होगा ये, जैसे हम कोई गाड़ी में कोई एसेसरीज लगाने जाते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि उस बंदे के पास वो सामान नहीं है, तो वो क्या कहता है ये भी मिल जाएगा। आप कहते हो आपके पास तो है ही नहीं। मान लो आप इतने स्मार्ट हो, आपने बोला आपके पास तो है ही नहीं, तो उसने क्या बोला? वो क्या बोलता है मेरे भाई की ही दुकान है, जबकि रियलिटी में उसका भाई होता नहीं है, पर वो बोलता है ऐसी है। अगर उस बंदे से भी पूछ लोगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ भाई मेरा ही भाई है ये।
भाई आप थोड़ी ना उस मार्केट के अंदर है, तो मैं एक पहले लेमन ले रहा हूं कि आप अपनी कार में कुछ एसेसरीज लगाने गए थे, कोई एक ऐसा सामान या कोई एक ऐसी सर्विस जो दूसरा बंदा नहीं देता, जो दूसरा बंदा नहीं देता, और उसने वो चीज लेके, उसने वो चीज, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बड़ी खतरनाक चीज है, उसने वो चीज लेके, क्योंकि अभी मैं जॉब वर्कर का थोड़ा डिस्क्लोज करूंगा और क्या चीज है, और उसने, आपने वो चीज लेके और ग्राहक को दे दी, आपको नहीं लग रहा कि जो माल तो अल्टीमेटली आप ही ने बेचा। अब ध्यान से सुनो, जॉब वर्कर में क्या हो रहा है, जॉब वर्कर केवल आपकी पॉलिशिंग थोड़ी ना करता है, यही तो क्वेश्चन होगा आपका कि सर और भी तो लोगों की पॉलिशिंग, उसका काम ही क्या है, पॉलिशिंग करना, पर मैं उससे कैसे काम करा रहा हूं। एक तो क्या होता है कि भाई आप क्या करोगे, पॉलिशिंग, आपने फर्नीचर बनाया बेच दिया किसको, दूसरे बंदे को, वो उसमें क्या करेगा, पॉलिशिंग, वो आगे कस्टमर को बेच देगा। इसमें क्या हो रहा है कि पॉलिशिंग करने के बाद वो गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं और फिर मैं जाके कस्टमर को बेच रहा हूं। अब नहीं समझे कि सर आपने जब फर्नीचर बनाया था उसकी वैल्यू 10 रुपए थी, जब आपने पॉलिशिंग करा दी उसकी वैल्यू 15 रुपए हो गई। आप कस्टमर को मैं ऐसी एक फेक 15 रुपए में बेचोगे, आपको नहीं लग रहा वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होना चाहिए? सर फिर मैं 20 में बेचूंगा ना। क्योंकि सुनो, हाँ 20 में बेच तू, 25 में बेच, सुनो यहाँ पे जॉब वर्कर को जो गुड्स दिया है वो रिटर्नेबल होना चाहिए, तो जाके वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो। तब वो होगा। हाँ, क्योंकि अब आगे सेल कर लेता है फिर नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 143 पढ़ेंगे जॉब वर्कर का, तो हम उसको अंदर जाके पढ़ेंगे, तो तब आपको वहां पे पता लगेगा कि अगर कोई भी जॉब वर्कर के पास काम आया और उसने वो गुड्स वापस रिटर्न कर दिए प्रिंसिपल को, तो वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होना है, क्योंकि आगे प्रिंसिपल उसको क्या करने वाला है, सेल करने वाला तो सर एक चीज बताओ, जैसे मान लो अगर मैं आपकी वाला एक केस ले लूं, मेरे को बस एक चीज में डाउट हो रहा है कि अगर मान लो 10 रुपीस की चेयर थी, इसलिए सुनो, इसलिए क्या बोला गया है कि जब जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं तो जितनी भी वो वापस कर देता होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होते होंगे, जो वो खुद बेचता होगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ही क्या है असली में, आउटवर्ड सप्लाई, जो आप बेच रहे हो असली में देखा है अल्टीमेटली बेचने की बात है। क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ने फर्नीचर बना के बेच दिया? नहीं सर, अभी इनकम्प्लीट है ये काम। सर मेरा बस ये डाउट था कि जैसे मान लो आपके पास फर्नीचर है 10 रुपए का, आपने परचेज करा 10 रुपए का फर्नीचर, जॉब वर्कर ने 5 रुपए लिए, तो अब आपके 5 रुपए का ऐड कर ही लोगे आपके टर्नओवर में, आप जो कह रहे हो। फिर अगर मान लो मैंने यही फर्नीचर 20 रुपए में बेच दिया, तो अब मैं अपने टर्नओवर में 20 रुपए आएगा, 20 रुपए लूंगा, फिर 5 भी लूं? नहीं 20 रुपए तो 5 भी आएगा ना? नहीं, तो आपने वो पैसा जोड़ तो दिया ही, हाँ वो जॉब वर्कर already वाला, जुड़ गया है। एक तरीके से उसकी कॉस्टिंग ही तो हो रही है। हाँ लेकिन फिर हम ऐड नहीं कर रहे ना, नहीं नहीं, वो जो सर्विस मेरे को दे रहा है उसकी कॉस्ट हम ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी एक पार्ट रह गया, बोलो क्या सर? एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट अभी निकालते कैसे वो बता दिए। अब सर ये बताओ कि एग्रीगेट टर्नओवर लिखा नहीं था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो लिखा 50 लाख था, मैंने आपको 1.5 करोड़ करवाया, तो चलो आ जाओ उस पे, उसका भी चार्ट बना लेते हैं। चार्ट पे चार्ट क्या बोल रहा है? एग्रीगेट टर्नओवर दो लिमिट है, एक लिमिट क्या है 150 लाख की, और दूसरी कितने की है 75 लाख। कोई डाउट यहां तक? अरे यार
ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 10(1) है उसकी लिमिट को सरकार ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया ये लिमिट। और ये जो लिमिट इंक्रीज की है ये कितनी कर दी है, 1.5 करोड़ की। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, डेट भी आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हाउएवर, मतलब कि कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है। कौन से स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, उनके लिए लिमिट कितनी है, 75 लाख की। और वो कितनी स्टेट है, 8। पढ़ लो कौन कौन सी स्टेट है। आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इनके लिए टर्नओवर क्या रहेगी, 1.5 ही रहेगी इनके लिए है? इनकी रजिस्ट्रेशन तो सर लिमिट अलग कर दी है ना, इसलिए वो भी लिंक है इसमें असली। तो ये वाला मतलब वो अमेंडेड नहीं है ना, जब वो कोई स्टेट वो अलग ही मानेगा ना अभी भी। हाँ वो अभी नहीं किया, जीएसटी में नहीं किया। हाँ देखो अब मैं बताता हूँ ये कैसे याद होगा, कैसे करेंगे इसे। क्या उसने ये बोल दिया कि जो 75 लाख है वो किसके लिए हो गया, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए। क्या मुझे बताओ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, आर्टिकल 279 कैपिटल ए 4G, इसके अंदर बताया गया है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन से होते हैं। तो टोटल 11 स्टेट को जीएसटी के अंदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं हम लोग इनको, इसलिए हमने अलग से क्या किया कि यार ये एरिया इतने भी ज्यादा क्या है फास्ट, मतलब यहाँ पे काम नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, तो इनको कहाँ डाल देते हैं, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड, तो उसको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, इतनी ट्रेडिंग नहीं है ना वहां पे जितनी दिल्ली में हो रही है, जितनी मुंबई में हो रही है, तो इसलिए 11 स्टेट को कहां डाल दिया, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के अंदर। अब इसमें दो बातें, एक चैप्टर आप पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन का, एक चैप्टर कौन सा पढ़ोगे, रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हो, कंपोजिशन स्कीम का। दोनों में कहानी अलग है, दोनों में कहानी क्या है, अलग है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कितने स्टेट को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माना गया है, 8। आप समझ में आया कि सर कंपोजिशन स्कीम के अंदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट 8 को माना गया है। सर देखा जाए तो 3 तो और भी थे, पर उन 3 को वो स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया। उन 3 स्टेट को कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया। बात समझ में आ रही है। तो टोटल मिला के 11 हैं, तो इसका मतलब आपको पता लग गया होगा कि सर 3 स्टेट को अगर निकाल दिया तो यहाँ पे ये 3 स्टेट ही निकाले थे, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जे-एंड-के। समझ में आ रही बात कि सर इन स्टेट के लिए तो 8 के लिए 75 लाख की लिमिट है कि अगर आप इन स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको लिमिट मिलेगी 75 लाख एग्रीगेट टर्नओवर,
और अगर आप आसाम में हैं, हिमाचल में हैं और जे&के में हैं, तो आपकी लिमिट कितनी होगी? 1.5 करोड़। कुछ बात समझ में आ रही है? 3 स्टेट को हटा दिया। अब मुद्दा भी ये है कि सर हम ये 8 स्टेट याद कैसे करेंगे? ये सुनो, कैसे याद करेंगे? देखो, नाग, मणि, तेरा पूरा मजा और सूमा। कैसे याद करोगे? नाग, मणि, तेरा पूरा मजा और सूमा। आप चेक कर लो। नाग, मणि, एन से क्या था? नागालैंड। आप चेक कर लो नागालैंड है या नहीं। एन के बाद क्या था? नाग, मणि, मणिपुर। ठीक है, नागालैंड कहाँ है? ये रहा, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, नाग, मणि, तेरा पूरा मजा। टी से क्या हो गया? त्रिपुरा। टी से क्या हो गया? त्रिपुरा। और मजा से क्या हो गया? मिजोरम कहाँ गया? ये रहा, मजा से मिजोरम है। मैं कह रहा ये मेघालय कहाँ से आ गया? तो नाग, मणि, तेरा पूरा मजा। और सूमा, सूमा सिक्किम, सिक्किम भी गया। यू से उत्तराखंड भी गया। और माँ, एम, मेघालय और एपी, अरुणाचल प्रदेश। लो, 8 के 8 याद हो गए। ऐसे आप रट्टा मारते रहते, याद ही नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो ये याद करने की ट्रिक हो गई, नागमणि, तेरा पूरा मजा, सूमा। ये ट्रिक क्यों बनाई है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अलग कहानी है, फिर फंस जाओगे। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अलग कहानी है। क्वेश्चन पूछूं आपसे? देखो, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मेरी एक ब्रांच दिल्ली में और एक हरियाणा में। मुझे बताओ मेरे लिए क्या टर्नओवर होगी? 150 लाख की या 75 लाख की? 150 या 75? और एक हरियाणा में। क्या मुझे बताओ हरियाणा और दिल्ली 8 में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? 150 की। 150 लाख की लिमिट हो जाएगी। पर बच्चे का ये क्वेश्चन है कि अगर सर आपकी एक ब्रांच इन 8 में आ गई, तो एक ब्रांच मेरी उत्तरांचल में भी है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, एक ब्रांच और आ गई उत्तरांचल के अंदर। हाँ, तो 75 लाख हो जाएगी। अगर एक भी कैटेगरी 8 के अंदर आ गई, एक भी स्टेट आपकी, तो आपकी लिमिट रिड्यूस कर देंगे, 75 लाख हो जाएगी। तो एग्जाम में 3 ब्रांचेस दे सकता है, जिसमें से 8 जो स्टेट बताएगी, अगर ये एक भी उसमें आ गई तो लिमिट कम हो जाएगी 75 लाख की। समझ में आ गया? और तो कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो मुझे, जैसे मेरा साल स्टार्ट हो गया तो फिर मैं बीच में ले सकता हूं? साल के बीच में, साल के बीच में किसी का मन कर रहा है कंपोजिशन स्कीम लेनी? नहीं, आपको साल से पहले, क्योंकि आपको एग्रीगेट टर्नओवर कब का चेक करना है? प्रीवियस ईयर का। तो अगर किसी को भी क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है नया, और उसे कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो पहले ही क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन करनी पड़ेगी। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? जीएसटीएन बाबा को। सीएमपी फॉर्म फाइल होगा 4। क्या होगा? सीएमपी जो फॉर्म है 4, वो फाइल किया जाएगा। ठीक है ना? कि हमें क्या करनी है, मुझे सर ये स्कीम क्या करनी है, मुझे लेनी है ये स्कीम, मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है। इसमें पूरी फॉर्म की सीरीज थी, मेरी बुक के अंदर मैंने डाली हुई है।
ये इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल के लिए है, जो मैंने CMP4 बोला आपको, ये पेपर में आया था। और जब आपको साल के स्टार्टिंग में पहले ही लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कौन सा वाला फॉर्म लेना पड़ेगा? CMP01 या देखो ये क्या है, CMP02 लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा? CMP02 फॉर्म जाएगा। कितने फॉर्म है टोटल इसमें? 7, टोटल 7 फॉर्म है। तो CMP02 कब जाता है? प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आज की डेट में, कान खोल के सुन लो, आज की डेट में जिस भी बंदे को अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेनी है वो CMP02 फाइल कर देगा। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो ड्यूरिंग द ईयर, या आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो सकता है ना लिमिट क्रॉस हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में 7 डेज पहले, कह रहे ना, सॉरी मतलब जिस दिन ये इवेंट हो गया उसके विद इन 7 डेज आपको इंटीमेट कर देना है। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया तो गए फिर आप काम से। क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर किसी भी बंदे को कंपल्शन स्कीम लेनी है तो फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने से पहले इंटीमेट कर दे, GSTN पोर्टल पे कर देगा तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आप ड्यूरिंग द ईयर बीचों बीच नहीं ले सकते, लेनी है तो पहली डेट को, और लेने से पहले इंटीमेट कर दो। क्या मुझे बताओ, आपको पता लग जाएगी नहीं लग जाएगी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? यस, तो आप इंटीमेट कर दो। बाकी ये सारे फॉर्म याद करवा दूंगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हुआ है, बताओ, इतना कुछ था उसके अंदर। आ रही बात समझ में? अब कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? और जिसके पास भी CA की बुक हो भाई, ये तो जाके ये एग्जाम्पल पढ़े, मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये सारा पढ़ लोगे आप, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपका डाउट नहीं रहेगा। और ये रेट, अच्छा रेट भी तो देखने पड़ेंगे, रेट कितने कितने पे करने। यहाँ देखो, यहाँ सही लिखा है, यहाँ 1115 लिखा हुआ है, सही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सही है, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक थी, समझ गए? अब देखो तुम्हारी किताब के अंदर ही बता दिया। अब देखो अगर देखें तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंप्लीट नहीं होता, किसके बिना कंप्लीट नहीं होता? सर रूल भी पढ़ना पड़ता है। कौन सा रूल? 7। और रूल 7 क्या बोलता है कि जो आपको अपनी एग्रीगेट टर्नओवर जो आपने चेक कर ली है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो 150 करोड़ से ज्यादा की नहीं है या 75 लाख से ज्यादा की नहीं है, तो जो करंट ईयर में आप टैक्स पे करोगे, ठीक है ना, वो आप जो रेगुलर स्कीम में पे कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं, इस रेट से पे करोगे। तो ये रेट क्या है? ये देखो, 1% ये जो बंदा मैन्युफैक्चरर है, जो बंदा कौन है? मैन्युफैक्चरर, अदर देन, कुछ अदर देन भी लिखा हुआ है, समझे? अदर देन को हम प्यार से बोलते हैं कि इन्होंने किन लोगों को छोड़ दिया। टिप को छोड़ दिया इन्होंने। टिप क्या है? अगर आप टबैको प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, अगर आप आइसक्रीम के अंदर हैं, और अगर आप पान मसाला में, टिप का मतलब क्या है? टबैको, टी से, आई से क्या है? आइसक्रीम, और पी से क्या है? पान मसाला। शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना टिप। सही है ना मुस्कान? ऐसे याद हो जाता है टिप। मतलब कि जो टिप में है, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई बंदा क्या है? मैन्युफैक्चरर, और वो किस पे है? टिप में, तो उस केस के अंदर सर कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। जो बंदा टबैको, पान मसाला, आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है, उन लोगों को कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है। कहां लिखा है? सेक्शन 10(2) में लिखा हुआ है, अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब कि ये बंदा बस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स की। वेरी गुड, ये पॉइंट गुड्स के रिगार्डिंग है कि ये बंदा केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स की। और कौन से गुड्स छोड़ के? TIP, टबैको, पान मसाला, सॉरी आइसक्रीम और पान मसाला।
समझ में आया? किस रेट से टैक्स देना है? 0.5%। इसको हाफ परसेंट को आप बोल सकते हो 0.5%। 0.5% क्या पे करना है? CGST। 0.5% क्या पे करना है? SGST। तो टोटल देखा जाए तो 1% हो गया। अभी इसकी भी ना कैलकुलेशन है, 1 घंटा लग जाएगा इसकी कैलकुलेशन में, पर अभी नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैं पूरे सेक्शन ना कंप्लीट कर लूं। ये इसमें एक से 2 घंटे लग जाएंगे इसको पूरा समझने में सारा। अभी के लिए बस क्या याद कर लो कि जो बंदा मैन्युफैक्चरर होता है किसका? गुड्स का, और वो टिप के अंदर कवर नहीं है तो 0.5% CGST, 0.5% SGST। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे इस वाले का। दूसरा, जो बंदा सप्लायर है, कौन है? सप्लायर। अब सप्लायर किसका? गुड्स का या सर्विस का? सर्विस का। किसका सप्लायर है? सर्विस का। अब बात यह है कि कौन सी सर्विस? रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस। बात यह है कि कौन सी सर्विस? रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस। तो आपको 2.5% कितना पे करना पड़ेगा? 2.5% आपको टैक्स। वो बेटा ये हटा दो, वो नीचे ये हटा दो। अब सही है? ऐसे पूछ लिया अगर तुमने बड़ी अच्छी चीज पूछी है, अभी तुझे भी नहीं पता तूने क्या पूछ लिया। मैं कॉपी कर रहा था उसको, वो हट ही गया। ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है ना न्यूमेरिक में। ये रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले को 2.5 CGST, 2.5 SGST। एनी अदर सप्लायर, पहला पॉइंट बताओ किसके रिगार्डिंग था? फर्स्ट पॉइंट मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग। किसका मैन्युफैक्चरर? गुड्स का या सर्विस का? गुड्स का। दूसरा पॉइंट किसके रिगार्डिंग था? सर्विस। किसकी सर्विस? रेस्टोरेंट और कैटरिंग। इसके अलावा कोई और नहीं, बस रेस्टोरेंट और कैटरिंग, ओनली रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस। पता ना रेस्टोरेंट कैटरिंग क्या होती है? इतनी मैरिज पार्टीज होती है, कैटरिंग की सर्विस देते हैं। हम लोग इतनी पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और क्या टैक्स रेट करेंगे? 2.5% का टैक्स रेट पे करेंगे। एनी अदर सप्लायर में बताओ कौन आएगा? गुड्स का या सर्विस का? गुड्स या सर्विस? मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं .3 में फॉल करूंगा? मैं ओनली सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं, ओनली सर्विस, ओनली सर्विस, तो क्या मैं .3 में आ जाऊंगा? या मैं गुड्स प्लस सर्विस कर रहा हूं, या मैं सर्विस प्लस गुड्स कर रहा हूं? आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में आओगे। अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है तो सेकंड में। अगर सर्विस कर रहे हो वो अदर देन रेस्टोरेंट तो थर्ड में आएगा। अच्छा ठीक। हाँ जी, असली में यहां तो अंदर कुछ लिखा ही नहीं है ढंग से देखा जाए तो। वो तो टैक्स पे करने के लिए लिखा उन्होंने। वो किसके लिए लिखा? टैक्स पे करने के लिए लिखा। मैं बताता हूं ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है ट्रेडर है। सबसे पहली तो बात, ये बंदा कौन है? ट्रेडर। अब ये ट्रेडर किसका है? गुड्स का। सुन लो कान खोल के, ये ट्रेडर किसका है? गुड्स का। एक आदमी की दुकान थी एसी बेचने की, ये अमेंडमेंट आई है, जो सर्विसेज वर्ड यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये अमेंडमेंट है। एक आदमी की दुकान थी किसकी? एसी की, और वो एसी बेचा करता था। मुझे बताओ वो गुड्स बेचता था या सर्विस बेचता था? एसी बेच रहा है एक आदमी, गुड्स बेच रहा है। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर? ट्रेडर हुआ ना, क्योंकि भैया वो एसी बेच रहा है, बना थोड़ी ना रहा। तो अगर एक बंदा एसी बेच रहा है तो वो ट्रेडर ऑफ गुड्स है। इतना समझ में आ गया? क्या वो मैन्युफैक्चरर वाले फर्स्ट पॉइंट में फॉल कर रहा है? नहीं। क्या रेस्टोरेंट कैटरिंग में आ रहा है? नहीं। क्या मुझे बताओ वो .3 में आ गया? पहले यहां तक क्लियर हो गया? ये नहीं हो गया? हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बंदा एसी बेच रहा था, इसने अपने हर कस्टमर को बोल दिया कि अगर आपका एसी खराब हो जाए तो मेरे से सर्विस लेने आ जाना। हम लोग एसी सर्विस का भी काम करते हैं।
और अगर वही वही वाली सर्विस देनी हो, क्या होती है, एसी की सर्विसिंग करवानी होती है। तो अगर आपको एसी भी अपना वॉश करवाना है, उसकी सर्विसिंग करवानी है, वो काम भी हम करते हैं। नंबर ले लो हमारा। क्या मुझे बताओ, वो गुड्स के साथ साथ सर्विस देनी भी उसने स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी? प्रायर अमेंडमेंट सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, इससे पहले जितने भी ट्रेडर गुड्स के साथ सर्विस भी दे रहे थे, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती थी। क्या मुझे बताओ, उनके साथ गलत हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। और सरकार ने देखा कि हम लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो सरकार को आके बता रहे थे कि सर इट इज अ मैंडेटरी, कि अगर हम किसी को अपना गुड्स बेचते हैं तो कई बार हमें उसे रिपेयरिंग और ये सब सर्विसेज देनी पड़ती है, क्योंकि ड्यू टू कस्टमर केयर। क्या मुझे बताओ, आज भी कोई बंदा नई क्रेटा खरीदेगा तो क्या मुझे बताओ वो कंपनी उसको फोन करेगी नहीं करेगी बाद में भी? क्या बर्थडे भी विश करते हैं आजकल वो? यस, आजकल बर्थडे भी विश होता है भाई। आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज हुई है तो आपकी मैरिज के लिए भी आपको विश करेंगे। मतलब वो सारी चीजें क्या करते हैं आज की डेट में, विश करते हैं। क्या वो कस्टमर फीडबैक लेते होंगे? नहीं लेते होंगे, सर गाड़ी कैसी चल रही है, ठीक चल रही है। आजकल ये बहुत ज्यादा देखा गया है। आ रही बात समझ में? और इस चीज के ऊपर बहुत काम किया गया है। तो इसलिए लॉ मेकर ने भी इस बात को समझा कि जो लोग ट्रेडर हैं गुड्स के, उन्हें सर्विस भी देनी पड़ती है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर ट्रेडर गुड्स का है और साथ में सर्विस दे रहा है, तो वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आएगा, और उसे 0.5% के अकॉर्डिंग क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना समझ में आया या नहीं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लो कोई ट्रेडिंग गुड्स की कर रहा है, 0.3, गुड्स प्लस सर्विस कर रहा है, 0.3, सर एक बंदा केवल सर्विस कर रहा है, सर एसी की दुकान नहीं खोली, एसी सर्विस सेंटर है, बस सर्विस करते हैं। ऑनलाइन में नहीं है बिजनेस, ऑनलाइन में मत चले जाना, घर घर जाके सर्विस करते हैं। 0.3 में फॉल करेगा या नहीं? नहीं करेगा। बिग नो। बोलो क्यों? क्योंकि इसके लिए भी, क्योंकि देखो फिर सर्विस सेक्टर हो रहा होगा, क्योंकि जो आदमी एक ट्रेडिंग करता था गुड्स का, उसको तो तुमने कंपोजिशन स्कीम दे दी, और जो केवल सर्विस दे रहा है उसे तुम नहीं दे रहे, तो उसे भी गुस्सा आएगा। ठीक है ना? बात क्या समझ में आ रही है कि सर उसे 0.3 में नहीं डाला गया, उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाली है। वो बताऊंगा आपको, एक नई अमेंडमेंट आई है सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट में, 5% का कुछ चक्कर है, 50 लाख तक की सर्विस है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो वो उसके लिए अलग से बनाया, इसमें मिक्स मत कर देना। तो इसमें लिख लो ट्रेडर ऑफ गुड्स। हाँ, पर ये रूल है ना, अभी तो रूल करा रहा हूं ना। हाँ, समझ गए ना? आप बच्चे क्या है ना, अतुल इसमें डाल देंगे उसको। अगर किसी भी बच्चे ने सर्विस वाले को इसमें डाल दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडर ऑफ गुड्स आ जाएगा, दूसरा आदमी ट्रेडर ऑफ गुड्स प्लस सर्विस वाला। जो ओनली सर्विस कर रहा है प्लीज लिख के काट देना, लिख लेना। एक अमेंडमेंट आई है, वो मैं आपको अमेंडमेंट बता दूंगा कि वो अमेंडमेंट क्या आई है, उसको उसके अकॉर्डिंग पे करना है। और वो जो डाली गई है ना अमेंडमेंट, अभी दिखाते हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर में, फिर बताते हैं कैसे डालेगी अमेंडमेंट। ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और जो एक और पार्ट था कि टर्नओवर इन स्टेट, तो जो ये टैक्स पे करते हैं ना ये लोग, जैसे क्या था कि मेरी दिल्ली में ब्रांच थी, मेरी हरियाणा में भी ब्रांच है। दिल्ली वाला कितने का माल बेच रहा है? 80 लाख का, हरियाणा 40 लाख। क्या मुझे सीएस मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम? यस, मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, 120 लाख हो रहा है। अब मैं जो इस साल माल बेच रहा हूं, जिस इस क्वार्टर के अंदर मैंने मान लो 10 लाख 20 लाख का माल बेच दिया दिल्ली में,
दिल्ली में इस क्वार्टर में 20 लाख का माल बेच दिया और हरियाणा के अंदर 5 लाख रुपए का माल बेचा। तो जो हरियाणा में आपने 5 लाख का बेचा है और आप क्या हो, ट्रेडर हो, तो 0.5% सी दे दो, 0.5% एस दे दो। और जो दिल्ली में बेचा है 10 लाख का, उसके ऊपर 0.5 एस। क्या समझ में आ रहा है सर? ये एग्रीगेट जो करते हैं वो सीएस लेने के लिए, कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। जब टैक्स पे करना होता है तो अलग अलग स्टेट में देखना पड़ेगा कितनी टर्नओवर हुई है, स्टेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो लिखा भी तो था यहाँ पे 0.5% टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। और यही जो ट्रेडर है केवल इसी में टैक्सेबल सप्लाई लिखी है, ये बताएंगे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, करेंगे इसको, ठीक है ना? आप थोड़ा सा वेट करोगे इसको। अब आ जाते हैं आगे। ये देखो इंटीमेशन भी बोल रहा है, रूल 3, रूल 4। रूल 3 के अंदर, रूल 4 के अंदर एक आप देखोगे एक जगह इंटीमेशन आरईसी 1 में, मतलब समझे क्या? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे उसी टाइम बता दो। अगर आप जैसे कोई बंदा नया है, कोई बंदा बिल्कुल नया है, तो पिछली तो प्रीवियस ईयर टर्नओवर होगी नहीं। तो अगर उसको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो वो क्या करे, अपने आरईसी फॉर्म में डिक्लेयर कर दे कि मुझे क्या लेनी है, कंपोजिशन स्कीम लेनी है। फिर उसे सीएमपी फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा, अपने आरईसी 01 में ही बता दो। टेन 2 में आ जाओ। 10.2 में देखो क्या है, हु आर नॉट, ये हेडिंग है जो थी 10.2 की, जो मैं अपना चार्ट बनवा रहा था आपको, ये वाला चार्ट। तो ये फर्स्ट पेज पे आ जाओ, ये यहां पे लिखोगे इसकी हेडिंग क्या है। तो 10.2 की क्या हेडिंग है? 10.2 में आप लिखेंगे क्या? हाँ जी, हेडिंग क्या लिखेंगे? हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन से लोग हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी? बताओ जी, सबसे पहला कौन सा आदमी है जो 10.1 में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है? मतलब समझ गए ना, जिसकी क्या है। हाँ जी, लिख लो। पहला पहला बंदा कौन होगा इसमें, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की क्या है, एक्सीड्स है, कितने से? 1.5 करोड़ या 75 लाख से, है ना भाई? 1.5 करोड़ या 75 लाख से आपकी ज्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा आदमी कौन होगा? सप्लायर ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। नॉट लेविएबल टू टैक्स मतलब जिन पे टैक्स नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल गुड्स की बात कर रहा है। तो जो लोग किसकी सप्लाई कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें सीएस नहीं मिल सकता। ठीक है। उसके बाद आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, आउटवर्ड, तो आपको नहीं मिलेगा। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स की तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको टीसीएस काटना है तो सेक्शन 52 में इको वाला, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा वाला है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा वाला है? ये 9(5) वाला नहीं है भाई, ये कोई और है। कौन है ये जिसे क्या काटना होता है? टीसीएस। कौन लोग हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बताया था मैंने आपको, स्विगी, फूड पांडा, ये लोग हैं इसमें। तो सेक्शन 52 में इनको टीसीएस काटना होता है, ये 9(5) वाला नहीं है, पहले बता रहा हूं। और टिप, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, वो पहले भी बोल दिया था। अगर आप, वो तो क्या था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, मैं बोल तो रहा था 10.2 में लिखा हुआ है वो। हाँ, मैंने वहां भी बोला था 10.2। ये समझ में आ रहा है?
और एक बड़ी चीज ये लिख रहे हैं यहाँ पे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता भी, और सर्विस भी ले सकते हैं, आपको भी पता है कि ये चीज काउंट नहीं होती ना। अगर मैं इंटर स्टेट इनवर्ड क्या ले रहा हूं, सप्लाई किसकी, गुड्स की, तो आपको भी पता है कि ये चीज काउंट नहीं होती। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, एंड ऑल्सो मेक इंटर स्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये देखो ये बड़ी खतरनाक चीज हो गई। इंटर स्टेट क्या ले लो, सर एक तरफ गुड्स, ये देखोगे ये गुड्स का है, ये बड़ी खतरनाक चीज है गुड्स और सर्विस, और ये वाला पॉइंट किस पे है, सर्विस पे। दो बातें हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से। क्या मुझे बताओ ये आउटवर्ड था, क्या ये गुड्स था, करेक्ट, ये गुड्स था भाई, तो पहले गुड्स में आ जाओ। ये आउटवर्ड बोल रहा था गुड्स, और ये ये क्या बोल रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड ले लो गुड्स, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हरियाणा में जो बंदा बैठा है यूपी से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्विस में आओ, क्या मैं इंटर स्टेट सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, आउटवर्ड देखो एक बंदा सर्विस इनवर्ड भी ले सकता है, सर्विस आउटवर्ड भी, तो यहां पे सर्विस कवर नहीं किया है, समझ गए ना। अगर कोई बंदा सर्विस ले रहा है, यूपी से ले रहा है, हरियाणा में बैठा है यूपी से ले रहा है, भाई तू सीएस ले सकता है, भाई तू हरियाणा से कहीं पे भी सर्विस दे रहा हो तो भी तू सीएस ले सकता है, सर्विस वाले को नहीं मना किया, मना आउटवर्ड सप्लाई गुड्स है, आउटवर्ड सप्लाई सर्विस नहीं है, समझ में आया ना ये। पर अब मेरे यहां पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपसे, पूछू ना क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि अब एक ब्रांच दिल्ली में और दूसरी ब्रांच कहां पे, मेरी हरियाणा में, तो जो मेरी ब्रांच दिल्ली में है वहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, और जो मेरी ब्रांच हरियाणा में वहां पे भी गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, यस और नो। और जब मैं टैक्स पे करूंगा तो क्या करूंगा, सर दिल्ली स्टेट का अलग सेल निकालो, उसके ऊपर टैक्स पे करो, हरियाणा का अलग निकालो, उसके ऊपर पे करो, यही बात है। क्या यहाँ पे इस वाले पॉइंट में तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इस पे तो नहीं आ रही है ना। कई बार बच्चे इस पे ले लेते हैं, सर आपकी दो ब्रांच हो गई तो आपकी तो इंटर स्टेट, भाई इंटर स्टेट कहां हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई कहां हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई तो मैं दिल्ली वाला दिल्ली में ही माल बेच रहा है, हरियाणा वाला हरियाणा में। सर नहीं, आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है, तो एक ब्रांच तो दिल्ली में थी, दूसरी ब्रांच हरियाणा में थी, तो अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाएगा फिर तो हो जाएगा, फिर तो इंटर स्टेट क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी भी आ जाएगा सब कुछ, तो क्या मेरे को उसमें फिर सीएस मिल पाएगा, कंपोजिशन स्कीम, फिर नहीं मिल पाएगा। तो एक ब्रांच अगर यहाँ पे और दूसरी ब्रांच किसी और स्टेट में, तो इंटर स्टेट सप्लाई मत कर देना गुड्स की, ठीक है ना, आगे बात समझ में, क्योंकि उसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है, फिर दिक्कत आ जाएगी। जहां ब्रांच हो वहीं माल बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या डे है, ट्यूसडे। एक मिनट, मैं इसमें कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, क्या मेरे लिए। तो अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के सबसेक्शंस देखेंगे, ठीक है।